नमस्कार बच्चे, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। नया साल 2026 में ये आप लोगों की पहली वीडियो है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है बच्चे, आप लोग जरूर देख करके जाना। जो भी सरकारी नौकरी 2026 में लेना चाहते हैं उसके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2026 में सरकारी नौकरी की तैयारी जो है वो हम लोगों को किस तरह से करनी है, वो मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले सरकारी रिवीजन के चैनल की तरफ से सारे के सारे विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी अपने परिवार है सरकारी रिवीजन के, उन लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2026 के लिए, ठीक है। सभी बच्चे लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग एक छोटा सा शायरी से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2026 है, नया साल है। अभी से आप लोगों के अपने दिमाग में क्लियर करना है कि हम मुझे इस साल में जो है वो क्या बदलना है, कहाँ तक जाना है, किस नौकरी को पाना है, वो सारे चीज आप लोगों को अभी से अपने दिमाग में जो है वो रख कर चलना है, ठीक है। तो शुरुआत एक छोटी सी शायरी से हो जाए बच्चे। मेरी मेहनत का फल एक दिन जरूर आएगा, ठीक है। माँ के चेहरे की मुस्कान मेरा नाम बताएगा। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल है, पर मेरा जज्बा उन मुश्किलों को भी धूल चटाएगा। ये 4 लाइन मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं ताकि आप लोगों को मोटिवेट रहें कि क्या करना है आप लोगों को 2026 में, किस तरह से आप लोगों को जाना है, कहाँ किस नौकरी को आप लोगों को पाने की कोशिश करना है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम, ये 3 वैकेंसीज जो है, जो लगातार अभी कैलेंडर भी आ जाएगा आपको, नया साल का रेलवे का कैलेंडर, 2026 में एसएससी का कैलेंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें तमाम वैकेंसी रहती है। बहुत सारे आप लोगों को नौकरी देखने को मिलेगी कि वैकेंसीज बहुत सारी आती है, ठीक है। अलग अलग लेवल पर, अलग अलग पोस्ट पर आती है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे लोग इसी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, हालांकि बैंकिंग वगैरह की भी तैयारी करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन जो है बच्चे लोगों में एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जामों को लेकर के रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले एसएससी की बात कर ले, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें बहुत सारे आप लोगों को भर्तियां देखने को मिलेगी। एसएससी सीजीएल की भर्तियां देखने को मिलेगी, सीपीओ की भर्तियां देखने को मिलेगी, सीएचएसएल की भर्तियां देखने को मिलेगी, एमटीएस की भर्तियां देखने को मिलेगी, एसएससी जीडी की भर्तियां देखने को मिलेगी, और फेज 14 की भर्तियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। सीजीएल, सीपीओ जो है बच्चे, वो बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन आप क्वालिफाई है तो आप आराम से भर्ती को भर सकते हैं। सीएचएसएल के लिए 12th पास है, एमटीएस के लिए 10th पास है, जीडी के लिए 10 पास है, और फेज 14 के लिए 10-12 होता है। और बीसी जो लिखा हुआ है बच्चे, वो बैचलर डिग्री, सॉरी बीसी हो गया, यहाँ पे बीडी होगा, बैचलर डिग्री है यहाँ पर, बैचलर डिग्री के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो वहीं मैं रेलवे में बात कर लूँ बच्चे, रेलवे एग्जाम को लेकर के बात कर लूँ, तो एएलपी टेक्नीशियन, जो कि पिछले साल से अलग अलग हो गया है, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, ज्यादातर बच्चे लोग जो है फॉर्म इसी में भरते हैं, यही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एएलपी में साइंस स्ट्रीम और आईटीआई वाले बच्चे, जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्लास 12 में जिन्होंने साइंस लेकर के पढ़ रखा है, वो एएलपी भर सकते हैं, टेक्नीशियन भर सकते हैं, आईटीआई भर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई वाले भी भर सकते हैं। एनटीपीसी 12th पास बैचलर डिग्री के हिसाब से आती है। ग्रुप डी अभी फिलहाल के लिए इस बार तो 10th पास रखा गया है बच्चे, लेकिन आईटीआई भी वो लोग भी भर सकते थे। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो आईटीआई पास आउट था, ठीक है। इसीलिए मैं स्लैश के माध्यम से रखा हूँ। जेई में बीटेक की डिग्री, बैचलर डिग्री, बीटेक की डिग्री, इससे आप लोग जो है वो जेई भर सकते हैं। जेई के लिए अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है वो मांगा जाता है, ठीक है। यही मैं बात कर लूँ स्टेट एग्जाम की, तो स्टेट एग्जाम में दिल्ली पुलिस हो गए, बिहार पुलिस हो गए, झारखंड पुलिस हो गए, लगभग हर स्टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है। लगभग हर स्टेट जो है, ये मैंने यहाँ पे बहुत सारा मेंशन नहीं किया है, ठीक है। लगभग हर स्टेट जो है बच्चे अपना वैकेंसी जो है वो निकालती है स्टेट एग्जामों के लिए, ठीक है, जिसमें 10 पास, 12 पास, बैचलर डिग्री, वो आपके पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन जो है वो मांगा जाता है। यहाँ पे मैं अदर्स भी लिख दिया हूँ, बहुत सारे अदर्स वैकेंसीज भी आती है स्टेट एग्जामों के लिए। तो अपॉर्चुनिटी जो है बच्चे वो इतना सारा है, आप लोग इतने सारे फॉर्म्स को भर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे 10 पास, 12 पास क्वालिफिकेशन जो है उन लोगों का बैचलर डिग्री पास आउट रहता है, ठीक है।
तो चलिए अब मैं बात करता हूँ। सबसे पहला बात है कि दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, फ्रेशर और एक होता है एक्सपीरियंस। फ्रेशर बच्चे जो बिल्कुल जो है वो एकदम नए तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी अभी 12 पास आउट किए हैं, ठीक है, जो अब उन लोगों को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो वो बच्चे जो है वो फ्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस बच्चे वो होते हैं जो पहले से 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने पहले से एग्जाम में दिया है, जिन लोगों का जॉब नहीं हुआ है, ठीक है, वो सारे कैंडिडेट जो है वो एक्सपीरियंस की श्रेणी में जो है वो आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, फ्रेशर की ही बात करूंगा सबसे पहले, कि फ्रेशर बच्चे लोग जो है जो बिल्कुल सरकारी नौकरी की तैयारी स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, वो लोगों को क्या करना है। सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना बैच परचेज करें, लाइव या रिकॉर्ड, वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सिलेबस को चाहते हैं कि मैं सिलेबस को 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना में सिलेबस जो है वो मेरा खत्म हो जाए, तो आप लोग जो है वो रिकॉर्डेड बैच जो है वो खरीद सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच का फायदा क्या होता है, लाइव बैच का फायदा क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। लाइव में सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी रहता है कि बच्चे लोग लाइव वहां पर चैट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं अपने जो भी प्लेटफॉर्म में जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में ही मैं लाइव और रिकॉर्डेड के बारे में अलग से बताऊंगा। पहले दूसरा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। शुरुआत में ही सबसे बड़ा रूटीन ना बनाएं, कम रूटीन रखें, समय के साथ साथ अपने पढ़ाई को और बेहतर करें। ये मैं हमेशा बोलते आया हूँ बच्चे लोगों को कि जिसने जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट जो है वो पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक ही बार में 12 घंटा 14 घंटा का रूटीन ना बनाए। ज्यादा ज्यादा 1 से 2 दिन 4 दिन, बहुत ज्यादा अगर आप मोटिवेट है तो आप 1 सप्ताह तक फॉलो कर पाइएगा, उसके बाद जो है आपको फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में कम रूटीन बनाएं, कम से कम पढ़ने के लिए रखें, 6 से 7 घंटा अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए इनफ है। धीरे धीरे करके जैसे ही आपका जो है मन स्टेबल होते जाएगा, आपको पढ़ने की आदत लगते जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ मुझे और मेहनत करना चाहिए, तो आप धीरे धीरे करके 1 घंटा 2 घंटा करके अपने टाइमिंग को हर 15 दिन 20 दिन 1-1 महीना में जो है वो अपने टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप मान लीजिए 1 मंथ आपने 6 घंटा करके पढ़ा, तो उसके बाद अगले मंथ आप 7 घंटा पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, या 8 घंटा पढ़ने की कोशिश करिए। आपको इस तरह से धीरे धीरे करके अपना टाइमिंग को बढ़ाना है, हाँ ठीक है। 12 घंटे आपको पढ़ना इनफ है। अगर आप मन से डेडिकेट से अगर 12 महीने बोल रहा हूँ, 12 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए बढ़िया है। 8 घंटे की नींद आपके लिए बेटर है, बाकी के 4 घंटे में आप अपना जो भी कर सकते हैं सो कर सकते हैं। तीसरा फ्रेशर लोगों के लिए गाइडेंस क्या होगा कि सिलेबस 40% कंप्लीट होने पर सप्ताह में कम से कम एक मॉक टेस्ट देने की जरूर कोशिश करें। 40% अगर उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अगर आप 2 महीना 3 महीना पढ़ चुके हैं, तो उसमें से आपका लगभग 40%, में नहीं बोलूंगा कि 40% 2-3 महीना में भी कंप्लीट हो सकता है। 30%, 25% अगर मान लीजिए मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, स्पेशली इन दिनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग हो गया, इसे आप लोग जो है वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन चौथा नंबर पॉइंट पढ़िए, फ्रेशर बच्चे लोगों के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत है जरूरी। सेक्शनल मॉक टेस्ट क्या होता है, मैं आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेक्शनल मॉक टेस्ट उसे बोला जाता है जिससे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर पार्ट की आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लीजिए सेक्शनल मॉक टेस्ट में आपका, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल में 4 आप लोगों का पार्ट में जो है वो डिवाइड रहता है। आप लोगों का मॉक टेस्ट बोलो चाहे एग्जाम बोलो, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ठीक है। मान लीजिए सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आपने मैथ में आता है सीजीएल में 25 क्वेश्चन, तो उस 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट में करनी है। कि मान लीजिए आपका टाइमर लगा हुआ रहेगा, किसी भी एप्लीकेशन में जाइएगा, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको 15 से 20 मिनट 25 मिनट के आसपास का समय दिया हुआ होगा, लेकिन सिर्फ मैथ की प्रैक्टिस आप लोगों को दिया जाएगा। सेक्शनल मॉक टेस्ट में अगर आप मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ मैथ में, उसमें आपको रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, जीके का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कि फुल मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है, पार्ट वाला मॉक टेस्ट देना है, पार्ट बाय सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। उससे फायदा आपका क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मेरा मैथ में कितना समय लग रहा है, क्या मैं मैथ में 25 मिनट के अंदर में 25 सवाल कर पा रहा हूँ, क्या मैं रीजनिंग में 20 मिनट के अंदर 20 सवाल कर पा रहा हूँ। इससे आप लोगों को इस तरह से आइडिया मिलेगा। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, फुल मॉक टेस्ट देते हैं। फुल मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उसे 25 क्वेश्चन बनाना है, 25 क्वेश्चन उन्होंने 40 मिनट में कंप्लीट किया,
लेकिन फुल मॉक टेस्ट में ये चीज का पता नहीं चलता है, लेकिन वो जो है 25 क्वेश्चन को बनाने में 40 मिनट का समय एसएससी सीजीएल में दे रहे हैं या फिर सीएचएसएल में दे रहे हैं। तो उनसे क्या लग रहा है, बच्चे लोगों का 25 क्वेश्चन में मैं मान भी लेता हूँ कि आपने 25 सवाल सही कर दिए मैथ में, लेकिन आपने तो टाइम 40 मिनट का ले लिया, मतलब कि आपका जो है आप रीजनिंग हड़बड़ी में बनाएंगे या इंग्लिश आप हड़बड़ी में करेंगे, ठीक है, जीके आप हड़बड़ी में बनाएंगे, जिसके कारण आपका ज्यादा गलती हो सकता है, या फिर आप अपने पेपर को आधा छोड़ सकते हो, समय पर पूरा सवाल जो है वो नहीं बना पाओगे। इसलिए बच्चे लोगों का सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस विषय में कमजोर है उसमें शुरुआत में ही थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करें, ठीक है। जिस विषय में कमजोर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप लोग स्टार्टिंग में ही उसे पढ़ लें। आपने पढ़ाई को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में ही अपने बोरिंग सब्जेक्ट को जो है वो पहले ही पढ़ के खत्म कर दे। जो इंटरेस्टिंग आपको लगता है सब्जेक्ट, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि किसी बच्चे को मैथ पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो मैथ की रूटीन अपने लास्ट में बना सकते हैं। किसी भी बच्चे को मान लेते हो कि किसी को इंग्लिश पढ़ने में बोरिंग लगता है, तो वो स्टार्टिंग पढ़ाई स्टार्ट करते के साथ ही पहले इंग्लिश को जो है वो खत्म करें, उसके बाद अपने आगे की पढ़ाई करते रहे। और जिसको इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट, वो अपने मैथ जो है वो पीछे भी बना सकते हैं, या अपने टाइम के अकॉर्डिंग भी जो है वो अपने रूटीन को बना सकते हैं कि जिस तरह से आप लोगों को मैनेज करना है आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि लाइव और रिकॉर्डेड का मतलब जो है वो क्या होता है। तो लाइव और रिकॉर्डेड का मतलब होता है कि मान लीजिए लाइव में आपका मैथ का एक क्लास होगा, रीजनिंग का एक क्लास होगा, जीके का एक क्लास होगा, ये सारे जो है आपको एक एक क्लास देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ लिया, मतलब आपका पढ़ाई वो जो है वो दिन भर में कंप्लीट हो गया। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या फायदा होता है कि बच्चे लोगों को अगर और पढ़ने का मन है, उसे लगता है कि नहीं मुझे अपना सिलेबस को और थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, तो रिकॉर्डेड बैचेस में सारा का सारा जो है वो वीडियो पड़ा हुआ है, सारा का सारा जो है वो क्लास की वीडियो पड़ा हुआ है। वो चाहे तो एक क्लास देखने के बाद दूसरा क्लास भी देख सकते हैं, लेकिन लाइव में ये पॉसिबल नहीं है। लाइव में वही वही चीज पॉसिबल है जब दूसरा दिन जब उनके टीचर पढ़ाएंगे, तभी वो दूसरा क्लास की वीडियो जो है वो लाइव देख सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स होता है। और हाँ, 3 नंबर में जो है 40% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दें। तो मॉक टेस्ट देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि मॉक टेस्ट जो है वो एनालाइज भी करके दिखाना है। एनालाइज भी आप लोगों को करना है कि आप लोगों का कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, वो सारा चीज एनालाइज भी करना है। कम से कम 1 घंटा आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे जो है वो जाना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट है फ्रेशर बच्चे लोगों के लिए, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करिए। आप लोगों का आराम से जो है वो पहले एग्जाम्स के टारगेट बनाइए कि कौन सा एग्जाम को आपको जो है वो क्लियर करना है, कौन से एग्जाम को तैयारी करना है, क्वालिफिकेशन आपका क्या है। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आप कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सारे एग्जाम्स के चक्कर में नहीं पड़ी। मेरा मानना ये होगा कि हर एग्जाम में पास आउट करने की कोशिश मत करिए। प्रॉपर 1 से 2 एग्जाम्स के टारगेट बनाइए कि मुझे ये 1 से 2 एग्जाम है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसको ही टारगेट बनाइए, ठीक है। ठीक है, फ्रेशर बच्चे लोगों के लिए एक फॉर्मूला मैंने रखा है। सबसे पहले उन लोगों को बैच परचेज करना है, बैच पेशेंस रख के पढ़ना है, पेशेंस रख के पढ़ना है, कंटिन्यू वर्क करना है, ठीक है। 12 घंटे एक दिन पढ़ के 2 दिन नहीं पढ़ने के बाद फिर तीसरा दिन 12 घंटा पढ़ने से बेहतर है कि आप हर दिन 6 घंटा करके पढ़ें, ठीक है। मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद आप लोगों का जैसे एग्जाम थोड़ा सा सामने आ जाएगा तो आप लोगों को हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क किस तरह से करना है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रात जाग करके पढ़ना है या सुबह में जल्दी उठ करके पढ़ना है। हार्ड वर्क का मतलब ये हो गया कि आप लोग जो है जिस जिस सब्जेक्ट में आप लोग कमजोर पढ़ रहे हैं या जिस सब्जेक्ट में आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ रहा है, ठीक है, जहां पर आप लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है, जहां से आप लोगों के नंबर कम बन रहे हैं, उस पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को वो सारे चीज को लास्ट में सुधारना है। तब जाके आप लोग जो है वो सक्सेस हो सकते हैं और सफलता की रास्ता पर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेता हूँ जो है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, रिपीटेड बच्चे, जहां मैं एक्सपीरियंस की जगह रिपीटेड रखा हूँ, ठीक है। फ्रेशर बच्चे भी इसे ध्यान से सुनेंगे कि क्योंकि वो भी आगे जाकर के बहुत सारे बच्चे जो है फ्रेशर ही होने वाले हैं, सॉरी रिपीटेड ही होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे लोग जो है एक बार में एग्जाम निकाल लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग अगर कुछ नंबर के लिए रह जाता है तो उन लोगों को उसके लिए भी घबराना नहीं है। इस साल नहीं हुआ तो अगले साल नहीं हुआ तो इस साल जरूर लेकर के जाना है, ठीक है। रिपीटेड बच्चों के लिए सबसे पहला मेरा जो गाइडेंस होगा कि कोई भी लाइव बैच ना खरीदे।
अगर आपने पर्टिकुलर एक बैच पढ़ रखा है, पूरा पूरा का पूरा बैच पढ़ रखा है, अगर आपका सब सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट है हर एक सब्जेक्ट में, तो आप कोई भी लाइव बैच मत खरीदिए। जिस विषय में कमजोर है उस पर अधिक मेहनत करें, जिस विषय में कमजोर है उस पर अधिक मेहनत करें। ठीक है, मान लीजिए आपने एसएससी सीजीएल का कोई बैच खरीदा था, उसे आपने जो है वो पूरा तरीके से पढ़ रखा, उसके बाद आपने सीजीएल का एग्जाम दिया, आपका हो सकता है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको जो है वो अलग से फिर दोबारा 2026 में कोई नया बैच आएगा तो उसको खरीदना नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी नया बैच नहीं खरीदना है, आपको उसी में रिवीजन करते जाना है, उसी को बनाते जाना है। ठीक है, जिस विषय में कमजोर है उस पर अधिक मेहनत करें। जिस विषय आपका कमजोर रह गया, आपको लगता है कि हाँ मुझसे एग्जाम में इस चैप्टर से या इस पार्ट का सवाल जो है वो नहीं बना है, तो उस पर आप लोग जो है वो शुरू से मेहनत करना स्टार्ट करें। ठीक है, शुरुआती दिनों से ही मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट को रोके नहीं, मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही लगाना स्टार्ट करें और एनालाइज करना स्टार्ट करें। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर दिन लगाए, एक दिन में 4 गो लगाए, ऐसा नहीं बोलूंगा। 5 दिन में, 4 दिन में एक, या फिर एक सप्ताह में एक मॉक टेस्ट आप लोग जरूर से लगाए, वरना नहीं। रिपीटेड बच्चे लोग जो है वो रिपीटेड बच्चे लोग हर 3 से 4 दिन में एक मॉक लगाए। जहां तक कि मेरा मानना ये होगा कि 3 से 4 दिन में एक मॉक टेस्ट जो है वो रिपीटेड बच्चे जरूर लगाए। ठीक है, जिस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार उस एग्जाम को अवश्य दे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मान लेता हूं कि बहुत सारे बच्चे एसएससी सीजीएल में 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर से रह गए। उस बच्चे लोग दिमाग में क्या सोच रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल में 4 नंबर से रह गया हूं, तो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम में मैं क्लियर हो जाऊंगा, क्योंकि वो 12th लेवल का एग्जाम में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये सोच भी बहुत ही बढ़िया है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज गलत है। आप लोग सीएचएसएल का भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि सीएचएसएल भी एक अच्छी नौकरी होती है, एमटीएस भी अच्छी नौकरी होती है। आप लोग एग्जाम दे, लेकिन एसएससी सीजीएल जिसमें आप लोग छठे हैं, जिसमें आप लोगों का जॉब नहीं हुआ है, उस एग्जाम को आप लोगों को जरूर से जरूर देना है। ठीक है, तो आप लोगों को एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अगर आप लोग बैठे हैं, यहाँ पे सीएचएसएल के लिए मैं बोलता हूँ, अगर सीएचएसएल के एग्जाम में भी अगर आप 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, या फिर एग्जाम आपका सिलेक्शन हुआ ही नहीं, आप 11 नंबर से रह गए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप लोग सीएचएसएल के एग्जाम में इस बार जरूर से जरूर बैठेंगे। किसी एग्जाम में बैठे या ना बैठे, लेकिन सीएचएसएल के एग्जाम में जरूर बैठेंगे। ये आप लोग जो है वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और 5वां नंबर गाइडेंस मेरा ये है कि हर सब्जेक्ट में चैप्टर एनालाइज करके उसके बाद मेहनत करें। हर सब्जेक्ट में चैप्टर एनालाइज करके उसके बाद मेहनत करने का मतलब ये है कि आप रिपीटेड बच्चे हैं, आप 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि एसएससी में कौन सा चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर से बहुत दिनों से सवाल नहीं आ रहे हैं, तो आपको इस तरह से एनालाइज करके आप लोगों को करना है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि रीजनिंग में काउंटिंग फिगर बोल करके एक चैप्टर है, काउंटिंग फिगर। ठीक है, काउंटिंग फिगर जो चैप्टर है उससे एसएससी ने पिछले 3 से 4 सालों से लगभग ना के बराबर सवाल पूछा है। 2 से 3, 4 शिफ्ट में, 5-6 दिन में, 7 दिन में कोई एक सवाल आपको काउंटिंग फिगर का देखने को मिल रहा है। तो उस सब चैप्टर पे बच्चे लोग जो है वो तैयारी जो है वो अधिक ना करें। मेरा मानना ये होगा कि आप उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लिए, काउंटिंग फिगर बड़ा बढ़िया है। लेकिन नंबर सीरीज बोल करके एक चैप्टर है रीजनिंग में, नंबर सीरीज बोल करके एक रीजनिंग में एक चैप्टर है जिसमें हर शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज, ना कि काउंटिंग फिगर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि काउंटिंग फिगर को पढ़ना ही नहीं, पढ़ना है, 1 से 2 बार अगर आप पढ़ लिए तो बहुत बेटर है। ठीक है, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो आपका दिमाग में रहना चाहिए काउंटिंग फिगर से भी। ठीक है, बस इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट का एनालाइज करना है कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे जीके में अभी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, पॉलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह से बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं, स्पेशली एसएससी जीडी की बात करें, एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल वगैरह की बात करें, लेकिन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को स्टैटिक्स जीके, करंट अफेयर्स, इस तरह से आप लोगों को ज्यादा मेहनत करना है। अब स्टैटिक्स जीके, करंट अफेयर्स में आप लोगों को कौन सा चैप्टर से ज्यादा पूछा जा रहा है, उसे आप लोगों को एनालाइज करके इस तरह से तैयारी जो है वो करना है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको मेरा तरफ से रिपीटेड बच्चे लोगों के लिए भी रहेगा। ठीक है, फ्रेशर बच्चे लोग जो है वो चैप्टर की एनालाइज ना करें, उन लोगों के लिए हर एक चैप्टर जो है वो नया है,
उसे आप लोग हर एक चैप्टर को एक अच्छी इंपॉर्टेंट चैप्टर मान करके अपना जो है वो तैयारी को करेंगे। ये स्पेशली रिपीटेड बच्चों के लिए 5 नंबर पॉइंट जो है वो मैंने बोला है, ठीक है। तो मैंने रिपीटेड बच्चों के लिए भी एक फॉर्मूला बनाया है, उसे भी आप लोग देखते जाइए। तो फॉर्मूला है कंटिन्यू। आप लोगों को तुरंत कंटिन्यू करना है। अगर किसी एग्जाम में अगर आप लोगों का नहीं हुआ जॉब, तो आप लोगों को सैड होकर के नहीं बैठना है, आप लोगों को तुरंत कंटिन्यू करना है। दूसरा है एनालाइज करना है अच्छे से। एनालाइज केवल आपको चैप्टर का नहीं करना है, एनालाइज आपको उस एग्जाम में बैठ करके उस प्रेशर का भी करना है। एनालाइज कि कहाँ पर मैं जो है वो, जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लिश में आपका कम समय लगा, मैथ में आपका ज्यादा समय खा रहा था, किस चीज में ज्यादा समय खा रहा था, कौन सा चैप्टर में ज्यादा समय खा रहा था, क्या मेरा कैलकुलेशन में ज्यादा समय खाया, वो सारे चीज को एनालाइज करके उसकी कमियों पर आप लोगों को मेहनत करना है रिपीटेड बच्चे लोगों के लिए, ठीक है। मॉक मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में ही देना है, स्टार्टिंग से ही देना है, हार्ड वर्क करना है, और उसके बाद लास्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पेशेंस भी रखने की जरूरत है। पेशेंस बच्चे लोगों को क्यों रखने की जरूरत है, रिपीटेड बच्चे लोगों की पेशेंस इसीलिए रखने की जरूरत है कि बहुत सारे बच्चे लोगों का जब एग्जाम फिर से सामने आ जाता है तो उन लोगों के मन में डर हो जाता है कि मेरा पिछला बार सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाएगा, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूंगा। ये सारे बच्चे लोग जो है वो सोच करके घबरा जाते हैं। तो आप लोगों को पेशेंस रखना है, ठीक है। जो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो पिछला साल नहीं हुआ, ये साल वैसा नहीं है। आप लोगों को 2026 में सिलेक्शन लेना है और सक्सेस बनना है। चाहे आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ये मैं एसएससी सीएचएसएल सीजीएल मान करके बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं एसएससी के बारे में गाइडेंस दिया हो। ये आपके रेलवे की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो अदर स्टेट एग्जाम्स की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे चीज के लिए आपका जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो कितने लोग रिपीटेड बच्चे हैं जो तैयारी स्टार्टिंग करने वाले हैं, कितने लोग फ्रेशर बच्चे हैं जो तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा बैच लेकर के पढ़ने वाले हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से जरूर बता सकते हैं। और 2026 में मैं भी कुछ अलग तरीका, अलग चीज करने के बारे में सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसकी तैयारी पूरी पूरी है। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से है वो जरूर से जरूर जो है अपडेट मिल जाएगा। तो मेरे इस चैनल से जरूर बने रहे। चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास का साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।